नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इससे पहले कि हम पाकिस्तान की दाखिली सियासत की तरफ चले, दुनिया के हालात पे एक नज़र दौड़ाना और कुछ उस पर कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। मकबूजा फ़लस्तीन के अंदर जो सूरत हाल है उसके बारे में पाकिस्तान में बहुत एक सख्त ओपिनियन पाई जाती है। अब से चंद घंटे पहले पाकिस्तान की पार्लियामेंट में इस हवाले से पहली दफ़ा एक रेयर कंसेंसस देखा गया हुकूमत और अपोजिशन के बेंचेस के दरमियान, जब वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की हैसियत से शहबाज शरीफ साहब की तकरीर को वेलकम किया और उसे सराहा। लेकिन पाकिस्तान में एक आम तासुर ये पाया जाता है कि ये सब कुछ अमरीका की शह पे और अमरीका की एक एनकरेजमेंट पे किया जा रहा है। हकीकत ये है, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि नेतन्याहू की हुकूमत जो कुछ कर रही है वो दर हकीकत जो बाइडन की हुकूमत को डिफेंसिव पे डालने के लिए किया गया है। इसराइल को ख्याल था कि इसराइल की सलामती का नारा लगेगा अमेरिका में। अमेरिका की हुकूमत ने मजबूरन लगाया भी, लेकिन अमेरिका के सियासी हलकों से, समाजी हलकों से, शहरी हलकों से जो आवाज़ उठी है उससे इसराइल के मौक़िफ़ को कोई तक़वियत नहीं मिल सकी है। ये अब तक की सूरत हाल है और इस हवाले से भी मैं चाहूँगा कि मेरे पार्टिसिपेंट इस पर कॉमेंट करें। लेकिन दाखिली सियासत की तरफ मैं आऊँ कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो अभी भी वहीं खड़ी है जहाँ ईद उल फितर से पहले खड़ी थी। ईद उल फितर से पहले भी शहबाज शरीफ साहब का पाकिस्तान से बाहर जाना और हुकूमत का कोशिश करना कि वो ना जा सकें, वही सूरत हाल अभी भी है ईद उल फितर के बाद कि शहबाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी का ये कहना है कि वो इलाज के लिए तकरीबन 2 माह के लिए पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते थे। उन्हें लाहौर हाई कोर्ट ने परमिशन दी। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान से दौड़ना चाहते थे और जिस तरह से नवाज शरीफ साहब इलाज के बहाने चले गए नवंबर 2019 में, कभी वापस नहीं आए, तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब जिनके खिलाफ सीरियस केसेस हैं करप्शन के, मुख्तलिफ चीज़ों के, वो कभी वापस आ सकेंगे। इस हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद का चंद घंटे पहले क्या कहना था वो सुन लेते हैं। नैब की सिफारिश पर और कैबिनेट के फैसले की मंजूरी के बाद शहबाज शरीफ सन ऑफ मियां मोहम्मद शरीफ ECL में डाला जा रहा है। नैब का रेफरेंस जो है ट्रायल पर है और इजाज़त देने की वजह से शहबाज शरीफ का केस ताख़ीर का बायस बन जाता है। 7 अरब के असासों का केस है, उनके भाई नवाज शरीफ की तरह वापस लाना मुश्किल होगा। इस केस की सबसे ज़्यादा अहमियत यह है कि 4 मुल्ज़म अप्रूवर बन चुके हैं। नवाज शरीफ वापस नहीं आया तो शहबाज शरीफ ने कहाँ से आना था? कॉमन सेंस की बात है। ये तो शेख रशीद साहब कहते हैं कॉमन सेंस की बात है कि राना सनाउल्लाह साहब जो पाकिस्तान के पंजाब सूबे के वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं, वज़ीर कानून भी रह चुके हैं, वो बुलंदबांग तरीके से कहते हैं कि वज़ीर दाखिला झूठ बोल रहा है। सुने तो सही कि राना साहब कहते क्या है। वज़ीर दाखिला वो झूठ बोल रहा है। हमने जो है वो ECL में नाम नहीं डाला। नैब के दफ्तर खुले तो दरख्वास्त लिखी गई इन छुट्टियों में। दरख्वास्त जो है वो वजारत कानून और वजारत दाखिला के दफ्तर खुले छुट्टियों में, तो वो दरख्वास्त जो है वो प्रोसेस हुई। वो प्रोसेस होने के बाद कैबिनेट डिवीज़न में गई, फिर सर्कुलेशन में वो कैबिनेट के पास गई। इनको सिर्फ इस बात में दिलचस्पी है कि मियां शहबाज शरीफ का नाम जो है वो छुट्टियों में कार्रवाई करके, अजलास करके, सर्कुलेशन करके जो है उनका नाम जो है वो ECL में डालना है। मामला यह है कि शहबाज शरीफ साहब अचानक पाकिस्तान की सियासत के मरकज़ी किरदार क्यों बन गए हैं, क्योंकि दोनों पार्टियों को तो अपना अपना मौक़िफ़ है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट तज्ज़ियाकार हैं, आज़ाद तज्ज़ियाकार हैं, उनका ख्याल है कि दोनों ही पार्टीज़ का मौक़िफ़ जो है वो एक पॉलिटिकल रेटरिक है और दर हकीकत शहबाज शरीफ साहब एक अहम सियासी मिशन पे थे और हुकूमत नहीं चाहती कि शहबाज शरीफ साहब उस मिशन पर काम कर सकें। ताहम आज की एक डेवलपमेंट ये भी है कि शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान के दरमियान बातचीत हुई है और मई से पहले के इख्तिताम से पहले PDM का एक इजलास होगा। वहाँ भी बहुत से चैलेंज हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी और ANP PDM का हिस्सा नहीं है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं PMLN के सीनियर रहनुमा जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब, पाकिस्तान के डिफेंस फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर रह चुके हैं। वेरी वार्म वेलकम। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं जनाब सेनेटर वलीद इकबाल साहब जो कि तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुदीर आला जनाब 92 न्यूज़ के रोज़नामा 92 के मुदीर जनाब इरशाद आरिफ साहब मुझे लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट वंस अगेन। खुर्रम दस्तगीर साहब, क्या मामला है? शहबाज शरीफ साहब क्या ऐसा करना चाह रहे थे जिसकी वजह से हुकूमत चाहती है कि वो ना कर सके? शहबाज शरीफ का जो पूरा केस है उसका कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। उसका ताल्लुक वज़ीर आज़म की जो बुग़्ज़ और कीने की जो फितरत है, विंडिक्टिवनेस है, इंतकाम की ख्वाहिश है, जिसका उन्होंने अपने जो टेलीफोन कॉल्स नहीं थी उसमें खुलकर भी इजहार कर दिया कि जब तक ज़िंदा हूँ शरीफ ख़ानदान को नहीं छोड़ूंगा। तो जब इस तरह का कीन और जो बुग़्ज़ है
वो स्टेट पॉलिसी बनकर, काबीना के फैसले बनकर हमारे सामने आ गया। वरना शेख रशीद साहब की बात अपनी जगह पर, लेकिन जो लाहौर हाई कोर्ट ने उनके उसका एक फुल बेंच है, उन्होंने जो डिटेल्ड ऑर्डर लिखा है वो भी तो खुलकर आवाम को बताना चाहिए ना, आपको भी बताना चाहिए कि उसमें ये लिखा है कि नैब ने कोर्ट के सामने इतराफ़ किया है कि शहबाज शरीफ ने कोई करप्शन नहीं की, कोई कमीशन नहीं लिया, कोई किकबैक नहीं लिया। अब जबकि नैब इतराफ़ कर चुका है और कोर्ट ने उसी बुनियाद पर, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि कोर्ट ने ये जो बेल कोर्ट ने खत्म कर दिया सारे केसेस शहबाज शरीफ नहीं, उन्होंने उनको बेल दी, उन्होंने केस खत्म नहीं किया। उन्होंने कहा जी कि चूंकि नैब अभी तक ये साबित नहीं कर पाया कि उसके पास इतने शवाहिद हैं कि वो मजीद शवाहिद गेन करने के लिए उनको शहबाज शरीफ की डिटेंशन चाहिए, लिहाजा शहबाज शरीफ इज रिलीज्ड ऑन बेल। अब मेरिट के ऊपर बेल हुई है नैब की अपनी जो नाअहली की बुनियाद पे, क्योंकि शुरू से ही केस जाली है। पहले भी 133 दिन नहीं, देखिए 2019 में भी तो 133 दिन शहबाज शरीफ को जेल में रखा, तब भी लाहौर हाई कोर्ट ने बहुत सख्त कलमात के साथ बेल दी थी। अभी भी लाहौर हाई कोर्ट ने 5 महीने इन्होंने अपनी डिटेंशन में रखा। देखिए ये क्या तरीका है कि आपके पास सबूत कोई नहीं है और आप नैब आके माना है हाई कोर्ट के सामने कि सबूत नहीं है हमारे पास। जब आपका सबूत नहीं है और आपने एक शख्स को, चले आप ये ना कहें कि जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है नेशनल असेंबली में या नेशनल असेंबली का मेंबर है वो पाकिस्तान का शहरी, तो आपने 5 महीने उसकी आजादी सलब की है, किस नाम पर की है? इसी तरह जो है हमने देखा है कि साद रफी के केस में मकबूल बाकी की जजमेंट, देखिए जब कोर्ट ये लिखता है कि ह्यूमन राइट्स हैव बीन ट्रैम्पल्ड, उनको कुचला गया है, तो फिर वो 16 महीने जो सिर्फ ये था कि जी इमरान खान समझते हैं कि साद रफी को जेल में डाल दो, शहबाज शरीफ को जेल में डाल दो, ये क्या तरीकेकार है? अगर आपका एविडेंस है, अगर देखें ना, ये जब हाई कोर्ट में हियरिंग हो रही थी, 2 दफा हियरिंग हुई है, क्योंकि पहली दफा वो कोर्ट में इशू बन गया, दोबारा हियरिंग हुई। नैब के पास एम्पल टाइम था कि वो तमाम जो एविडेंस अगर शहबाज शरीफ के पास थी, जो शेख रशीद साहब ने फरमाया कि जी इतने अप्रूवर हो गए, इतने वो रख देते कोर्ट के सामने। लेकिन नैब के पास शहबाज शरीफ के खिलाफ एक सबूत का टुकड़ा नहीं था, उसी वजह से बेल हुई। अच्छा, अगर सेनेटर वली साहब, अगर लाहौर हाई कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में ये कह डाला है कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ करप्शन की, किकबैक की कोई एविडेंस नहीं है, कुछ है ही नहीं, नैब ने ही मान लिया है, फिर तो सारे ही केसेस खत्म हो गए हैं, फिर आप लोग क्या कोशिश कर रहे हैं? नहीं जी, ये बात दुरुस्त नहीं है एक्चुअली। मैं उस पर सेकंड में आता हूँ, लेकिन पहले जो खुर्रम साहब ने ये कहा है ना कि जी ये प्राइम मिनिस्टर की कोई कीना या बुग़्ज़ है और ये इसकी वजह से वो कह रहे हैं कि जी मैं नहीं छोड़ूंगा, वो मियाँ शहबाज शरीफ हों या किसी और का नाम लिया हो उन्होंने, ये ऐसी बात नहीं है। वो छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं, ये मैं तो बिल्कुल इसकी तायद करता हूँ। वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि 22-25 साल की एक आइडियोलॉजी है कानून की हुक्मरानी के, ताकतवर और कमजोर नहीं, ताकतवर और कमजोर ये नहीं कि ताकतवर के लिए कानून कुछ और है और कमजोर के लिए कानून कुछ और है। 7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग इस मखसूस केस में हुई है और वो जिगर नहीं, मैं इस पे आता हूं जी। देखिए जी, ये किकबैक्स और कमीशंस का तो केस ही नहीं है। अच्छा, ये केस नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 के सेक्शन 9 की उस शिक के नीचे है जो कि एसेट्स बियॉन्ड मीन्स के ऊपर है। ठीक, उसमें किकबैक्स और कमीशंस का इशू नहीं है, एसेट्स बियॉन्ड मीन्स का इशू है। यानी जब ये डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं, ठीक, जो कि 1.25 करोड़ रुपए के थे 2008 में, अच्छा, और अगर वो बढ़ के 6 अरब रुपए के हो गए हैं 2018 में, और जो इनकम टैक्स रिटर्न्स में आमदन वगैरह दिखाई हुई है और वो सब कुछ, वो इसका जवाब ही नहीं बन सकता, इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये केस है खुर्रम साहब। और जब ये केस होता है, जिस तरह मैं आपको अर्ज कर दूं, कुछ साल पहले बलोचिस्तान में एक सूबाई सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी थे साबिक, मशहूर केस, हाँ, क्या था, उनके घर से कोई 1 अरब रुपए के तकरीबन ज्वेलरी, गोल्ड, फॉरेन एक्सचेंज निकला। जब इस तरह निकलता है कुछ जो जिसका आप जवाब नहीं दे सकते या जो आपके असासों के अंदर आता है लेकिन आपकी आमदन से कई गुना ज्यादा है, तो फिर आपके ऊपर बोझ जाता है, यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। आपने ये साबित करना होता है कि जी ये जायज हक हलाल की कमाई है। ये वो केस यहां भी यही है कि 1.25 करोड़ रुपए से 6 अरब पर जब असासे गए, वो क्या जराए थे जिनसे वो असासे गए, उसका जवाब दें।
किकबैक्स कमीशन जो है सर रुक उसका वो जाइए। सर वो ये कह रहे हैं कि ये मसला वो है ही नहीं जैसे कि आपने अवाम को डिस्क्राइब कर दिया लोगों के सामने। ये एसेट्स बियॉन्ड मींस का, यानी उनके पास एक ऐसी जायदाद और असासे हैं जिसको उनकी आमदनी से एक्सप्लेन नहीं मेरा किया। ख्याल है कि हम लाहौर हाई कोर्ट पर छोड़ें कि वो बेहतर जज करे। हम ना डिस्कस कर रहे हैं नहीं, political figures- जस्टिस डॉक्टर मोईद पीरजादा की अदालत में ये सारा सर, ये सारा आर्गुमेंट जो political figures हैं, फैसले में फैसले में नुक्सा तो अपील होती है, हमने कर दी है अपील। आप ये हम समझते हैं देखिए, आप ये तमाम आर्गुमेंट लाहौर हाई कोर्ट के सामने हुआ है। सर, ये लाहौर हाई कोर्ट ने पूछा है नैब से कि अगर इतने पैसे आ रहे थे तो आपने क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट। देखिए, अगर एक कोर्ट कन्विक्ट करा, आप कहते हैं वाह जी ये मुजरिम है, इसको जेल में डालूंगा। अगर एक कोर्ट उसको बेल दे रहा है और कह रहा है कि उसके खिलाफ सबूत कोई नहीं है, तो वो चूंकि मशकूक हो गया। अगर एक businessman इसलिए अगर हमने एक बात का फैसला कर जो लें, पब्लिक फिगर अदालतों ने जो भी फैसले किए तो हैं, मीडिया डिस्कस करेगा। हाँ। अगर एक बिजनेसमैन है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर है, टेक्सटाइल का बंदा है, मशीनरी का बंदा है, उसके कॉन्ट्रैक्ट को हम नहीं डिस्कस करते। कम से कम मैंने अपने प्रोग्राम में किसी बिजनेसमैन, किसी बैंकर के कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस नहीं किया। लेकिन एक पब्लिक फिगर अगर होगा, जैसे हम प्राइम मिनिस्टर को, खान अब्बासी साहब ने कहा जी वो करोड़ों रुपए की रिश्वत ले रहे हैं दफ्तर के अंदर बैठ के, उन्होंने कह दिया, वो कह दिया प्राइम मिनिस्टर के बारे में, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के बारे में तो बात की जा सकती है। वहां कोर्ट का मामला नहीं हमें रोक सकता। ये मामला कोर्ट का नहीं, पब्लिक फिगर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये तमाम मेरा मतलब एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि कोर्ट क्या कह रही है। हमारा काम है पूछना कि हुकूमत और नैब अपना पूरा पलंदा जितना भी था वो लेके लाहौर हाई कोर्ट गए 2 दफा कि जनाब इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि आपके पास एविडेंस नहीं है इतनी इस वक्त कि आप इनको मजीद डिटेन करें, आप इनको 7 महीने पहले ही अपनी डिटेंशन में रख चुके हैं। मकसद ये है कि अगर जिस पर इल्जाम लगे, अगर तो उसको जेल में डालना है तो फिर पीटीआई के जिन जिन लोगों पर इल्जाम है उनको जेल में होना चाहिए। वफाकी वज़रा को भी जेल में होना चाहिए, इमरान खान साहब को भी जेल में होना चाहिए, और भी बहुत सारे लोग हैं पीटीआई के जिनको जेल में। अगर सिर्फ इल्जाम की बुनियाद पर आपने जेल में डालना है, और ये जो बुक्स की बात की है, बुक्स कहां से शुरू हुआ है? इमरान खान पे ऐसा कौन सा इल्जाम है? एफआईए का केस नहीं, बुक्स नहीं, मैं सिर्फ कह रहा हूं अगर इल्जाम है तो उनको भी जेल में होना चाहिए। अगर एक रूल है, अगर एक रूल है कि जिस पर इल्जाम लग गया है उसको आप जेल में ठोस दें, बाद में देखा जाएगा। जिस तरह शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज 20 महीने आपने रखे हैं, कोई सबूत शवाहिद नहीं है। किसी एजेंसी का केस होगा ना, वैसे आप पे कोई इल्जाम लगा दे, मैं लगा दूं, उस पे तो नहीं आप जेल में जाएंगे, ये वलीद साहब लगा दें। कोई एजेंसी है ना, नैब, एफआईए, केस बना लें जो आपकी मर्जी है। अच्छा, जेल में डालना जहां एक सवाबदीद है नैब की, वो अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल हुई है। ये ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है, ये यूरोपियन यूनियन ने कहा है, ये काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने कहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है। ये एक दफा नहीं कहा, ये दर्जनों दफा बात होती है। थर्ड इसमें ओपिनियन ले लेते हैं। इरशाद आरिफ साहब, इस वक्त सूरत हाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने एक पिटीशन की है एफआईए के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद उन्हें बाहर नहीं जाने दिया, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। हुकूमत ने भी एक पिटीशन फाइल कर दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। आप इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? देखिए, दोनों साइड से पॉइंट स्कोरिंग भी हो रही है, लेकिन ये कहना बिल्कुल मैं नहीं कह सकता कम अज़ कम कि भाई दोनों साइड का जो पोजीशन है वो कानूनी हवाले से बिल्कुल बेवज़न बातें हो रही हैं। देखें, लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है बहुत मोहतरम है, काबिल एहतराम है, लेकिन इसी तरह के फ़ैसले जब सुप्रीम कोर्ट से आए हैं तो मुस्लिम लीग नून ने और शरीफ ख़ानदान ने उनको नहीं माना, यानी उनको ये कहा कि वो बुग़्ज़ और अनाद पर मबनी हैं। ये 5 जज और 3 जज की बहस भी यहाँ होती रही है। तो ये हमारे यहाँ सियासतदानों का एक वतीरा बन गया है कि जो फ़ैसला हक़ में आ जाए किसी कोर्ट का, वो बहुत मुक़द्दस होता है, मोहतरम होता है और काबिल तक़लीद होता है, उस पर काबिल इताअत होता है, उस पर अमल दरामद होना चाहिए, और जो ख़िलाफ़ आ जाए फिर वो बुग़्ज़ होता है, अनाद होता है। एक तो ये हमारा एक सियासी वतीरा है जिसकी मैं तो हौसला शिकनी करूँगा। मैं तो कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी काबिल एहतराम और काबिल इताअत था, और उस पर कोई बात कम अज़ कम जो मुल्ज़िम है उसको नहीं करनी चाहिए। और जो हाई कोर्ट के फ़ैसले हैं, दोनों फ़ैसले, मैं दोनों फ़ैसलों के बारे में मेरा नुक्ता नज़र ये है कि अगर हम इस तरह अदालतों को बेतौकीर करना शुरू कर देंगे कि अगर एक फ़ैसला आया है और हुक्मरान पार्टी के लोग, वज़रा जो अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम को जवाबदेह हैं, जो आइन के, पार्लियामेंट के कस्टोडियन हैं, वो ये कहना शुरू कर देंगे इन फ़ैसलों को हम नहीं मानते, तो ये मैं समझता हूँ कि अच्छा नहीं होगा, लाकानूनियत इससे फैलेगी। लेकिन वज़न दोनों में है। ये इस बात से तो मैं इत्तेफाक नहीं करता कि नैब ने सिर्फ अपोजिशन को निशाना बनाया है। मेरा ख्याल है अलीम ख़ान साहब जो हैं वो, उनका अपोजिशन से ताल्लुक़ नहीं है।
और सिब्तैन ख़ान का भी अपोजिशन से ताल्लुक़ नहीं है। ये दोनों वज़ीर थे और वज़ीर की हैसियत से उनकी गिरफ़्तारी भी अमल में आई, वो जेल में भी रहे जुडिशल रिमांड पर, और उसके बाद वो अदालतों के ज़रिए ही ज़मानतों के ज़रिए ही वापस आए हैं। तो मेरा ख़्याल है यानी इस हद तक बात दुरुस्त है कि और फिर दोबारा वज़ीर लोग बन कम गए। गिरफ़्तार हुए हैं, अपोजिशन के ज़्यादा हुए हैं, लेकिन हुकूमत के लोग ज़्यादातर लोग तो पहली दफ़ा इक़्तिदार में आए, उनके पास तो कौमी ख़जाना नहीं था जिससे वो लूट मार करते लेकिन अपने अच्छा, अब इसको कैसे हम एक्सप्लेन करें कि हुकूमत के लोग पहली दफ़ा ही गिरफ्तार हुए हैं? ये तो बिल्कुल इससे हकीकत पहले है कि पाकिस्तान की हुकूमत तारीख के है कि लोग हुकूमत में जो होता है वो कभी गिरफ्तार नहीं हुआ। पहली ये- दफ़ा गिरफ्तार हुए हैं। इससे पहले ऐसी मिसाल नहीं है कि हुकूमत के लोग जो हैं वो काबिल मुआख़ज़े ठहरे हों या उनको गिरफ़्तार किया गया और उन्हें ज़मानतें करानी पड़ी हों। लेकिन ये बात हम भी कहते हैं कि नैब जो है वो कार्रवाई करे और वो इंतकाम पर मबनी नहीं होना चाहिए। हुक्मरान हूँ या अपोजिशन के लोग हूँ, जिन लोगों ने इस मुल्क का पैसा लूटा है, जो लोग अपने असासों को जायज़ साबित नहीं कर सकते, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और उस पर अदालतों में जाके फ़ैसले होने चाहिए, ना कि हम एक पब्लिक ट्रायल करें हुकूमत की तरफ से या अपोजिशन की तरफ से, नैब को निशाना बनाया जाए या अदालतों को निशाना बनाया जाए। ये तो हकीकत है, ये तस्लीम करेंगे कि पाकिस्तान की दौलत लूटी गई है। हमारे सियासतदानों ने, अवामी नुमाइंदों ने अपने असासों में बेतहाशा इजाफा किया है। अच्छा, लेकिन और यही वजह है कि वो जवाब नहीं दे पाते कि ये असासे हमारे किस तरह बढ़ अब तो गए। ये ऐसा लग रहा है कि जब शहबाज शरीफ साहब ने इरशाद साहब, जब शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना फजल रहमान के साथ बात करके ये फैसला कर लिया कि पीडीएम का इजलास एंड में से पहले बुलाया जाएगा, तो ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ साहब ने अब अंदर से तस्लीम कर लिया है कि उनका लंदन जाना ठहर गया है। अब वो लंदन नहीं जा रहे हैं, अब वो यहीं बैठ के सियासत को लीड कर रहे हैं। नहीं, वो तो साफ जाहिर है ना जी, ACL में नाम डाल दिया गया है, जब तक वो खारिज नहीं होता। एक और मेरे सवाल ब्रेक से पहले मुझे उठाने दीजिए हुकूमत की तरफ से। वली साहब, वली साहब, अगर शहबाज शरीफ साहब बाहर चले थे 2 महीने के लिए तो ज़्यादा सुकून था। अब उन्होंने मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर पीडीएम की मीटिंग बुला ली है, एक तरह से वो एक सियासत को लीड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आउटकम तो ज़्यादा बुरा है आपके लिए। नहीं, हमें तो इस बात की कोई परेशानी नहीं है कि ये पॉलिटिकल आउटकम इसका क्या है। मैंने तो आपको अर्ज कर दिया ना, हमारी तो पीडीएम से नहीं घबराते हम, बिल्कुल नहीं जी। उनका तो गुब्बारे से भूख क्या निकलनी, गुब्बारा ही फट चुका है। वो इत्तेहाद हो सकता है दोबारा, कौन सी देर लगती को हम खौफजदा नहीं है उससे। अच्छा, और इनका जाने या ना जाने का तो उनके बाहर जाने से क्यों इनका खौफजदा? जाने और नहीं, बिल्कुल खौफजदा नहीं। वो कानून की हुक्मरानी के लिए हम एक भाई की लड़ाई या शहबाज शरीफ साहब किसी मिशन पे थे कि नवाज शरीफ साहब के साथ मिलकर मामला तय करने हैं, आपके जहन में लीडरशिप के, आपके जहन में, इनके जहन में किसी भी चीज में हो, हम तो कानून की हुक्मरानी के लिए और कानून के ताबे लाने के लिए हम लड़ रहे हैं उनके। और एक भाई मफरूर, बेटा मफरूर, दामाद मफरूर, दूसरे फैमिली मेंबर्स मफरूर, तो एक और मफरूर हम जाने, एक और 50 रुपए के स्टैंप पेपर पे अहम सुलह मशवरे करने थे नवाज शरीफ साहब के साथ। उनको कुछ उन्होंने एग्रीमेंट करवाने थे उनसे कि आगे की सियासत 2 साल की कैसे चलेगी। नहीं जी, उनके बाहर जाने का मतलब हमारे लिए ये है कि वो समझते हैं वो कानून से बालातर है और हम उनको कानून के ताबे लाना चाहते हैं। और इसके अलावा पहले भी गए थे और फिर वापस आ गए। नहीं, वो गए हो नहीं, ये अजीब बात है, कानून से बालातर है। ये मिसाल आई ऑब्जेक्ट टू दिस। देखिए, क्या शहबाज शरीफ जो है वो कोई क्लैंडस्टाइनली खुफिया तरीके से पाकिस्तान से फरार हो रहे थे जो है वो बोट के ऊपर? कानून, अदालत ने उनको इजाजत दी है, बड़े भाई को भी इजाजत दी थी। लेकिन हाँ, तो अदालत ने इजाजत दी थी, यही तो बात है। आए नहीं वापस, वो ये कह रहे हैं, वो कानून के तहत उन्होंने कोशिश की बात जाने। ये कह रहे हैं कि वो गए थे वापस नहीं आए। नवंबर 2008 हफ्ते के लिए गए जी। शहबाज शरीफ भी उनके साथ गए थे, वो वापस आए कि नहीं आए? वो आए मार्च 2020 में, एक दफा जाकर वापस आ, इस गुत्थी को दोबारा आएंगे, आप ये फिक्र ना करें। ब्रेक ले लें, इस गुत्थी को हम सुलझाते हैं। मेरे साथ रहिए इरशाद साहब, एक ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद नाज़रीन यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ रहिए आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब, वक्फे से पहले बात यहाँ तक पहुँची थी कि बहुत से जो एनालिस्ट हैं उनका ये ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब एक अहम सियासी मिशन पे थे, क्योंकि पहले भी वो गए, हुकूमत को खौफ नहीं था। आपने शुरू में कहा कि हुकूमत का बुग़्ज़ है, लेकिन नवाज शरीफ साहब को इस हुकूमत ने बाहर जाने दिया, शोर मचाते रहे, कुछ नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब भी बाहर गए, वापस आ गए। अभी कोई ऐसा मामला था जिससे हुकूमत जो थी उसको ये परेशानी थी कि इस चीज़ को रोकना बहुत ज़रूरी है, और वो ग़ालिबन कोई ऐसी अहम मुलाकातें होनी थी जिसके हवाले से तय होना था कि PMLN की अंदर की लीडरशिप के मामला क्या होंगे, शहबाज शरीफ, हमजा, मरीम नवाज के दरमियान। हमारी पार्टी के नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं थी कि उन्होंने कोई ऐसी डिस्कशन करनी थी। 2 महीने उन्होंने क्या जो आजकल देखिए वो
अब ये बात मुझे दुख से खुलकर कहनी पड़ती है कि वो कैंसर पेशेंट हैं। उन्होंने कोई एविडेंस नहीं लाहौर हाई कोर्ट में। आज हुकूमत ने कहा है कि किसी किस्म की कोई एविडेंस हमारे सामने नहीं आई। नहीं, उन्होंने जो, मैंने आपसे यही तो अर्ज की कि जो हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन थी वो मेरिट के ऊपर थी कि दे हैव नो एविडेंस, और कोर्ट ने फिर वो बात शुरू हो जाएगी कि ये कोर्ट नहीं, लेकिन कहा ना कि मेडिकल ग्राउंड्स पे जाना चाहते हैं, बीमार हैं जी, बीमारी के बाहर जाने का जो बेल उनकी हुई है मेरिट के ऊपर, जो बाहर जाने का उन्होंने कहा कि जी वो एक लॉन्ग स्टैंडिंग कैंसर पेशेंट है और वो उनका साल कैंसर ट्रीटमेंट तो उनको अमेरिका में हुआ था। जी, लेकिन वो बरतानिया में तमाम तो चेकअप्स जो हैं, क्योंकि उसके बाद वो इंग्लिस्तान शिफ्ट हो गए थे 2004 के बाद, तो वहीं उनके बहुत साल जो हैं वो चेकअप्स हुए हैं। उसके बाद वो हर साल जाते हैं। तो फिर जाना मकसद क्या था जाने का? ट्रीटमेंट था उनका। चेकअप होता है कि उनका कैंसर जो है क्या वो दोबारा रिमिशन है, नहीं है, क्या इशू है। दूसरा ये कि ये बात याद रखिए कि शहबाज शरीफ की फैमिली ने बहुत सफ़र किया है, और इस हुकूमत का जो बुग्ज और कीना जो कहते हैं ना जी, कि वो वाहिद फैमिली है जिसमें शहबाज साहब की अहलिया को, उनकी बेटियों के घर रेड हुए, उनकी बेटियों को कोर्ट में घसीटा गया, खुद भी वो कोर्ट में, उनके बेटे 20 महीने बगैर किसी सबूत के, शवाहिद के, केस के, हमजा शहबाज जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी हैं, उनको वहाँ रखा गया। तो शहबाज शरीफ के पास बुक्स की बड़ी तवील दास्तान है और ये वही चल रही है, क्योंकि वो इमरान खान ये समझते हैं कि गालिबन उनकी जो एक अथाह नालायकी है और इनकॉम्पिटेंस है, उसका सबसे बड़ा जो कंट्रास्ट है वो शहबाज शरीफ है। आज भी वो खड़े हैं, जब वो खड़े हुए कौमी असेंबली में, सबसे बड़ा कंट्रास्ट वही है। और जो बात कहते हैं कि जी कह देना आसान है, मफरूर तो वजीर आजम पाकिस्तान थे ना आज, वो क्यों नहीं थे अवाम में? आज जब भी कोई मौका होता है, कश्मीर का मौका हो, फ़लस्तीन का मौका हो, फाटफ का मौका हो, गिलगित बल्तिस्तान का मौका हो, इमरान खान साहब मफरूर है अपनी जिम्मेदारी से। आज भी वो यहाँ नहीं थे, हालांकि इतना है मौका था फ़लस्तीन का, लेकिन वो वहाँ नहीं है। तो ये जो कहना है कि जी जो असल मफरूर है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, कि जिसको जहाँ सऊदी अरब से वापस आकर जो हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चले जाते हैं अफगानिस्तान, वहाँ डिस्कशन हो रही है ब्रिटिश चीफ ऑफ आर्मी के पाकिस्तान का क्या रोल होगा, और वज़ीर आज़म जो हैं वो यहाँ ये बयान दे रहे हैं कि जी मैं तो जब तक जिंदा हूँ मैं शरीफ ख़ानदान को नहीं छोड़ूंगा। रियासत चलाना शरीफ खानदान को ना छोड़ने से अलहदा है। वज़ीर आज़म ने उन दोनों को इकट्ठा किया उनके ज़हन में कि मैं चूंकि वज़ीर आज़म हूं, मैं अपनी कुर्सी को इस्तेमाल करके शरीफ खानदान से अपना बॉक्स निकालूंगा, और जो रियासत चलाना है वो उनसे नहीं चल रहा। इरशाद साहब, PMLN को तो मौक़िफ़ ये है कि शहबाज शरीफ साहब एक कैंसर सर्वाइवर हैं, उनको ज़ाहिर है ट्रीटमेंट के लिए बरतानिया जाना था। ट्रीटमेंट उनका हुआ अमेरिका में था, लेकिन ज़ाहिर है उसकी फॉलोअप जो है वो बरतानिया में होती रही। लेकिन जो इंडिपेंडेंट लिखने वाले हैं, तज्ज़ियाकार हैं, वो क्या महसूस करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब मेडिकल वजूहात की वजह से जाना चाहते थे, कुछ क्या सियासी वजूहात ऐसी थी जिस वजह से शहबाज शरीफ साहब बाहर जा रहे थे? डॉक्टर साहब, वो एक शेर है उर्दू का, इस बलगमी मिजाज को गर्मी ही रास है। वो ट्रीटमेंट के लिए जा रहे थे या किसी सेटलमेंट के लिए जा रहे थे, दोनों सूरतों में मैं समझता हूँ हुकूमत का फ़ायदा है कि हुकूमत, कोई भी हुकूमत हो, जब वो लड़ाई में उलझ जाती है तो उसकी परफॉर्मेंस मुतासर होती है, वो अपने काम पर तवज्जो नहीं दे सकती। और अगर शरीफ ख़ानदान सन 2000 में सऊदी अरब ना चला जाता तो परवेज़ मुशर्रफ 8 साल हुकूमत नहीं कर सकता था। अपोजिशन का मुल्क से बाहर रहना या अपोजिशन लीडरशिप का बाहर रहना हुकूमत के फ़ायदे में होता है कि हुकूमत अपने काम पर तवज्जो दे सकती है, लेकिन हुकूमत ने उनको यहाँ रख कर मैं नहीं समझता कि कोई फ़ायदा उठाया हो। उसूली मौक़िफ़ की जहाँ तक बात है कि अगर वो बाहर चले जाते हैं तो वो उसूली मौक़िफ़ तो फिर भी बरकरार रहता है कि देखिए हम इस मुल्क में एहतसाब जो है ना, इस एहतसाब का अमल जारी रखना चाहते हैं। हम अपोजिशन को, उन लोगों को जो करप्ट लोग हैं, सज़ा देना चाहते हैं, वो मुल्क से बाहर भाग गए हैं। वो एक तरह का प्रूव करते हैं कि वो वाकई जवाबदेह नहीं है। आपने बड़ी दिलचस्प बात की कि अगर शरीफ खानदान 2000 में मुशर्रफ के ज़माने में बाहर ना चला जाता तो मुशर्रफ के लिए 8 बरस हुकूमत करना मुमकिन न रहता। लेकिन मजीद निज़ामी साहब ने जाना चाहता था, क्योंकि हुदैबिया पेपर मिल और इस तरह के बहुत से केसेस जो बाद में रुक गए, अगर वो चलते रहते तो फिर तो नवाज शरीफ साहब की कन्विक्शन हो जाती। हाई कोर्ट से कन्विक्शन मेरा ख्याल हुई भी थी, उस दूसरे केस में हो जानी थी, एक तो त्यारा साजिश केस और इस तरह की चीज़ें, तो फिर सुप्रीम कोर्ट से भी हो जाती, अपील जरा रिजेक्ट हो जाती, फिर तो वो नाअहल हो जाते सारी उम्र के लिए। तो एक ये भी तो ओपिनियन है ना कि नवाज शरीफ साहब ने इंटेलिजेंटली
डेलिबरेटली अपने आप को उस लीगल मुश्किल प्रोसेस से एक ऐसी वक्त में जबकि मुशर्रफ को कंट्रोल था सिस्टम पे, अपने आप को सेव कर लिया। यही वजह थी कि वो बाहर जाना चाहते थे। इस पे क्या आपका रद्द अमल? डॉक्टर साहब ये देखें, इस वक्त तो मियां नवाज शरीफ साहब उम्र भर के लिए नाहल हो चुके हैं ना, ताहयात नाहल हो चुके हैं, लेकिन क्या वो रेलेवेंट नहीं है सियासत में? नंबर वन, पाकिस्तान जैसे मुआशरे में जहाँ तालीम बहुत कम है, सियासी तासुबात बहुत मजबूत हैं, यहाँ कोई फ़ैसले जो हैं मेरिट पर ना शख्स फ़र्द करता है ना इदारे करते हैं, वहाँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई शख्स कन्विक्टेड है या नहीं है। बुनियादी चीज़ जो है कि मुल्क में जो शख्स बैठा होगा और वो अगर मकबूल सियासतदान है या उसका असर रसूख है, गठजोड़ का माहिर है, तो वो हुकूमत के लिए प्रॉब्लम पैदा करेगा। जब वो मुल्क से बाहर चला जाता है तो उस पर दो इल्ज़ाम लग जाते हैं। एक तो ये कहा जाता है, जिस तरह हुकूमत कह रही है कि वो मफरूर है, भाग गया है, खौफजदा है। हमारे यहाँ बहादुर आदमी की जो है बहुत ज़्यादा रुकिए, अभी इसमें हुकूमत का मौक़िफ़ ले ले, हुकूमत का मौक़िफ़ ले लीजिए मुझे। ठीक है, आपका बड़ा क्लियर आ गया इस पर कि सर वली वो ये समझते हैं कि दर हकीकत ये कि कानूनी चाराजोई से और ये लीगल कन्विक्शन हो जाए, कोई नाअहल हो जाए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता पाकिस्तान की सियासत में, सब चीज़ें बाद में बदल जाती हैं और हुकूमत को सियासी तौर पर नुकसान है शहबाज शरीफ साहब को रोकने से। ये उनकी राय हो सकती है जी। हुकूमत का बिल्कुल ये मौक़िफ़ नहीं है। और इसी तरह जिस तरह खुर्रम साहब ने कहा कि जी वो बकौल इनके अभी ये कह रहे थे कि जी उन्होंने मियां शहबाज शरीफ को नहीं छोड़ना क्योंकि वो पीएम है, उन्होंने इसलिए नहीं छोड़ना। भाई एक आइडियोलॉजी पर, एक अपने नज़रिए के सुतून, दो सुतून है ना हमारे नज़रिए के 25 साल से, करप्शन से आज़ाद निज़ाम और ताकतवर और कमज़ोर कानून की निगाहों में बराबर हो। इस पर वोट लेके आए हैं भाई। हम किस तरह अपने जो जिस नजरिए पे वोट लेकर आए उसके एतमाद को ठेस पहुंचा दे इस तरह से कि कोई कसर ना छोड़े। हम तो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते कानून में। जो ठीक है, इवेंचुअली अदलिया उनको जाने दे, छोड़ दे, जिस तरह मियां नवाज शरीफ के वहां, तो ठीक है। हम तो उधर भी हम मॉनेटरी सिक्योरिटी मांग रहे थे, 7 अरब रुपए की जो फाइन वहां पे है, 50 रुपए के स्टैंप पेपर पे कोर्ट ने कहा चले यहाँ भी शहबाज शरीफ साहब अगर मॉनेटरी सिक्योरिटी दे दें 7-8 अरब रुपए की तो जाने देंगे? नहीं, देखें जी इधर बैंक गारंटी दे देखें। अब ये जरा यहाँ दो फैसलों की बात आती है, यके बाद दीगर 2 फैसले हुए। एक तो फुल बेंच लाहौर हाई कोर्ट का था जिन्होंने बेल दी पहला, उसके बाद सिंगल बेंच जिन्होंने बाहर जाने की इजाजत दी। अब ये देखिए, ये भी हमने अपील में ग्राउंड लिया हुआ है कि फुल बेंच जो 3 जजेस का था जिन्होंने बेल दी, उन्होंने मेडिकल ग्राउंड्स को मुस्तरद किया। अच्छा, बिल्कुल जी। और यहाँ मेडिकल ग्राउंड्स ही लिए जा रहे हैं और इधर और बहुत से जो हमने ग्राउंड लिए हैं उस पर ये बात ये नहीं, ये जी कोई जी बिल्कुल दुरुस्त है। फुल बेंच था, जी उसने मेडिकल ग्राउंड्स पे बेल नहीं दी। मेडिकल ग्राउंड प्रेस किए गए थे उसके आगे, मेडिकल ग्राउंड प्रेस किए गए थे बेल के लिए, उन्होंने उस पर नहीं दी बाय द वे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर भी कोई ऑनलाइन रिजर्वेशन की हुई है किसी अपॉइंटमेंट की, उसको दिखा के बाहर जाने की इजाजत ले ली कोर्ट से। कोई ऑथेंटिक मुसद्दका किसी एक्सपर्ट का रिकॉर्ड पे नहीं है कि जी इनका जाना जरूरी है बाहर और फौरी और इमरजेंसी में जाना जरूरी है। ये तो मेरिट्स भी केस के इस तरह के हैं। इसलिए देखे ना, जब आप किसी फैसले से इख्तलाफ करते हैं अदालत के, आपके लिए काबिल एहतराम तो होता है, वो क्यों काबिल एहतराम तो होता है, लेकिन फिर आप इसीलिए आइन में कानून में अपील की गुंजाइश होती है। देखिए हमने उसको, उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, उनका हक है, हमने अपील किया, हमारा हक है। ये वैसे हम बात कर रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के जो 3 मेंबर बेंच था उससे मेडिकल ग्राउंड्स की कोई मुस्तरद नहीं किया, लेकिन उन्होंने मेरिट पर बेल दी। उन्होंने ये नहीं लिखा कहीं भी, अगर इनके नॉलेज में मुझे लिख दिखा दें कि हम मेडिकल ग्राउंड्स को मुस्तरद कर, उन्होंने मुस्तरद नहीं किया। उन्होंने सिंपली मेरिट को डिस्कस किया और उसके ऊपर बेल दी। जो दिलचस्प बात, जो हंसने वाली बात है, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं जिस पे दरअसल रोना आना चाहिए, वो ये है कि कोर्ट ने कहा कि आपको ब्लैक लिस्ट से निकाला जाता है। हम शहबाज साहब वहां जाते हैं, एक और खुफिया लिस्ट है PNIL, हाँ, प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट। अब ये वो लिस्ट है जिसका कानून प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन PNIL उसको बोलते हैं। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि जिन्नू मैं नहीं जान देना, उन्हें मैं नहीं जान देना। पंजाबी ये इस लिस्ट का मामला भी सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इसके एसओपी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप दोनों वकील हैं, हीनस क्राइम्स एंड ओनली फॉर 30 days। शहबाज शरीफ इज नॉट एक्यूज्ड ऑफ एनी हीनस क्राइम। ठीक है जी, लेकिन नहीं जान देना तो नहीं जान देना। तो ये बुग्ज और कीना लिस्ट है जो उस दिन निकाली गई कि जी चूंकि अब ECL में भी नहीं है, ब्लैक लिस्ट में भी नहीं है, लिहाजा PNIA लिया जिसमें डाला फिर तो होना चाहिए था BKL, बुग्ज और कीना लिस्ट। बुग्ज और कीना लिस्ट ना जी, क्या है तो डाल अब वो देखिए वो कहानी है, PNIA में डाल दिया, नहीं जाने दिया,
उसके बाद आफ्टर थॉट आई है कि जी ईद वाले दिन काबीना से दस्तखत लिए गए। ईद वाले दिन? ईद वाले दिन और सर छुट्टी मना रहे होंगे सारे छुट्टी मना रहे थे, जाहिर है। फिर उन्होंने कहा ओहो अगर हमने ले भी लिया है लेकिन वजारत जो दाखिला है वो तो बंद है, लिहाजा नोटिफिकेशन नहीं हो सकता, लिहाजा नोटिफिकेशन बिल आज जब दफ्तर खुले हैं तो बकायदा नोटिफिकेशन किया गया है। तो ये बुग़्ज़ कीना और क्या है ये? और बुग़्ज़ कीना मज़ाक़ा खेज़ हद तक है कि इस पे जो है पहले हंसी आती है फिर रोना आता है कि हुक्मरानों का बुग़्ज़ कीना जो है वो रियासत की पॉलिसी। ब्रेक से पहले क्विक ब्रेक से पहले जी मैं ये अर्ज कर दूं जी कि जाने तो नहीं देना जी, छोड़ना नहीं है, लेकिन बुग़्ज़ और कीना इसके पीछे नहीं है। पाकिस्तान के जेलों में जितने चोर डाकू है ना, उन सारों के ऊपर जितनी चोरी का इल्जाम लगा हुआ है उसको ऐड कर दें, एग्रीगेट कर दें। ये एक केस जो है उसमें इससे ज्यादा बड़ी पैसा का जो है इन्वॉल्व है। और जिन्होंने इनकी बेटियों का, इनकी जोजा का, इनके सारों का कहा, ये टीटीज के जरिए उनके टीटीज के जरिए जाली अकाउंटों में पैसे से उनकी जायदादें खरीदी गई। डॉक्टर साहब मेरी आपसे इस्तदा है, आप अदालत में बुला सकते हैं लेकिन बेटियों के घर पर रेड करना ये है बुग़्ज़ और कीना। ये है एक ब्रेक में सर मैं नहीं हूं, मेरी बेटी के घर पे पुलिस रेड करे, भाई आपने अदालत में बुलाया, वो अदालत में पेश हुई हैं, लेकिन आपने उनके घरों, बेटियों के घरों पर रेड किए हैं, ये बहुत ही इंदोनाक बात है। और यही BKL है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये देखते हैं कि इस झगड़े का दोनों सियासी जमातों के मुस्तकबिल पे क्या असर होगा। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन वक्फे से पहले मैंने ये सवाल उठाया कि शहबाज शरीफ साहब के साथ के जाने ना जाने के ऊपर जिस किस्म का झगड़ा हुकूमत ने पिक किया और अब शहबाज शरीफ साहब उसके नतीजे में गुज़िश्ता कई दिनों से पाकिस्तान की सियासत के रडार में एक मरकज़ी किरदार की हैसियत से उभरे हैं। पाकिस्तानी मीडिया की तमाम नज़रें, तमाम प्रोग्राम 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे उनके हवाले से मुसलसल कई दिन से डिस्कशन हो रही है। इसका पाकिस्तान की सियासत पे इफ़ेक्ट होता क्या है? इरशाद आरिफ साहब, आपको क्या लगता है कि इस पूरे इशू के नतीजे में, इस झगड़े के नतीजे में हुकूमत ने दर हकीकत शायद गलती से शहबाज शरीफ साहब को पहले से कहीं ज़्यादा मकबूल कर दिए? देखिए डॉक्टर साहब, मकबूल तो जितने वो थे वही उतने ही रहेंगे। उससे ये तो नहीं होगा कि उनके जो मुखालिफिन हैं उनकी सलाहियतों का लोहा मान लें और उनको वो वोट देना शुरू कर दें। मकबूलियत का इशू नहीं है, लेकिन हुकूमत ने अपने लिए मसाइल खड़े किए। अपनी जमात के अंदर ज़्यादा मकबूल नहीं हो जाएंगे? और जमात के अंदर देखें, जमात के अंदर जो मकबूल हैं वो सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब का ही वोट बैंक है। पार्टी के अंदर अगर हुकूमत का मकसद ये है कि वो यहाँ रह के मरीम नवाज साहबा को बेअसर करें और वो स्टीयरिंग सीट संभालें तो शायद ये एक अच्छी हिकमत अमली हो सकती है। अदरवाइज़ जो मकबूल फ़िगर है पार्टी का वो मियाँ नवाज शरीफ साहब ही हैं, वो खा मुल्क से बाहर हूँ खा मुल्क के अंदर हूँ। लेकिन मुझे जो नज़र आता है वो हुकूमत को नुकसान ये होगा कि ये जो महाज़ाराई की सियासत है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब के बारे में समझा जाता है, कहा जाता है और हकीकत भी यही है कि वो इस पार्टी में मुस्लिम लीग में मुफाहमत का इस्तिआरा हैं। वो भी ज़रदारी साहब की तरह चाहते हैं कि यहाँ हम ऐसी सूरत हाल ना पैदा करें कि जो हमारा निज़ाम है डिरेल हो जाए। मुफाहमत के साथ वक्त पूरा किया जाए और अगली बारी का इंतज़ार किया जाए और काम किया जाए निचली सतह पे। लेकिन हुकूमत उनको भी उस रास्ते पर चलाना चाहती है जिस रास्ते पर मरीम नवाज साहबा ऑलरेडी मौजूद हैं और इससे हुकूमत की मुश्किलात में इजाफ़ा होगा। देखें, जिन लोगों ने दुनिया में 30-30 साल 40-40 साल जिन हुक्मरानों ने हुकूमत की है उनका तजर्बा ये था कि वो अपने मुखालिफिन को, जो मुसलमान थे वो मदीना मुनव्वरा या मक्का मुअज़्ज़मा हज के लिए, उम्रे के लिए भेज दिया करते थे और जो दूसरे थे वो जलावतन किया करते थे ताकि हम आराम से यहाँ हुकूमत कर सकें। आपको याद होगा कि एक तैयारा अगवा हुआ था जो जुल्फ़िकार ने किया था और ज़ियाउल हक साहब ने 300-400 लोगों को जो हार्ड वर्कर थे पीपल्स पार्टी के सबको जलावतन कर दिया था। उस वक्त ज़ियाउल हक ने एक फ़िक्रा कहा था कि मैंने सारे गंदे अंडे एक टोकरी में रख के बाहर फेंक दिए हैं ताकि मुल्क में सुकून रहे। उस वक्त किसी को समझ नहीं, कुछ अरसे के बाद जो उनके हामी थे उसी पार्टी के लोग कहना शुरू हो गए कि ज़्यादती हो गई है, हमारे कारकुनों को बाहर भेज दिया गया और वो जो एक ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ एक फिज़ा बनाई गई थी कि ठीक है, सो बुनियादी तौर पे आप समझते हैं कि हुकूमत ने एक तरह से गलती की है। जरा मेरे साथ रुकिए, जरा मुझे हुकूमत को इस पर लाने दीजिए। सरवर वली साहब,
वो ये एक तरह से बिलवास्ता तौर पे कह रहे हैं कि जो असल पॉपुलर शख्सियत हैं PMLN वो तो है नवाज शरीफ साहब, सारा वोट बैंक उनका है। उनके बाद अगर उसको कोई इनहेरिट करता नज़र आता है तो वो जो है वो मोहतरमा मरीम नवाज साहब हैं, और हुकूमत शायद रोक के शहबाज शरीफ साहब को पॉपुलर बना के मरीम नवाज की सियासत को कमज़ोर करना चाह रही है और शहबाज शरीफ साहब को स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं। आप लोग एक देखें जी, बिलियर्ड बॉल गेम खेल रहे हैं चेस की। पॉपुलैरिटी का इससे कोई ताल्लुक नहीं। मैं तो बार बार आपको आपने सुना ना, मैं तो उन्हीं को मैं इनकी एक बात से एग्री करता हूँ। वो बात ये दुरुस्त कह रहे हैं, मैं एक सियासी कारकुन हूँ खुद भी, मुझे अब 10वां साल है पॉलिटिक्स में। ये बात दुरुस्त कह रहे हैं कि मियां शहबाज शरीफ की मकबूलियत कोई नहीं है। अगर PMLN का कोई वोट बैंक है तो वो मियां नवाज शरीफ ही की शख्सियत से अटैच, और उसके बाद फिर मरीम नवाज, वो आगे की बात है। मैं ये इनसे इस बात की हद तक एग्री करता हूँ, लेकिन आपके साथ मेरा इस प्रोग्राम अब नवाज शरीफ तो इलेक्शन में खड़े नहीं ना होंगे, तो ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि मियां शहबाज शरीफ को ना जाने देने की का ताल्लुक जो है उसके कोई पॉलिटिकल उसमें पहलू नहीं है, उसका महज कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती से ताल्लुक है। और यह कि जी पाकिस्तान की अदालतों की जुरिस्डिक्शन से बाहर जो है हमारी गवर्नमेंट का तजर्बा जो है माजी में इनके साथ, इनकी फैमिली के साथ, इनके घर वालों के साथ जो है वो आपके सामने। हम नहीं चाहेंगे कि वो मुल्क की जुरिस्डिक्शन से, अदालतों की जुरिस्डिक्शन से और पहुंच से बाहर जाएं, बिकॉज फिर वो एक्सट्रेडिशन का मामला जो है खासकर उन मुल्कों से जिसके साथ ट्रीटी ना हो जिस तरह UK है, वो फिर कोई सियासी पहलू नहीं है, प्योरली कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती। ये नहीं कि कमजोर के लिए कानून कुछ और है और ताकतवर के लिए कानून। लेकिन आप कानून की बालादस्ती के लिए खड़े हैं जबकि अदालतें जाने दे चाह रही हैं। हम देखें ना जी, कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती के लिए हम अदालत से ही रुजू कर सकते हैं, अदालत से ही कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। और अगर कोई गुंजाइश थी हाई कोर्ट के भी फैसले में उनके जाने या ना जाने के बारे में, तो कानून के तकाजे के मुताबिक उसको पूरा किया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उन्होंने फाइल किया है, उसका जवाब में वाजे हो जाएगा कि क्या नवाज शरीफ साहब उसमें कोई पहलू नहीं। मकबूलियत और उनके वोट बैंक की बार बार बात होती है हमारे प्रोग्राम में, तमाम लोग इस चीज़ को मानते हैं। नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत और वोट बैंक को कौन इनहेरिट करेगा, शहबाज शरीफ साहब और हमजा या मरीम नवाज? जी, मुस्लिम लीग नून का ये मुश्तरका विरसा है, जो भी पार्टी का लीडर है वो उसको इनहेरिट करता है। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि वो जो वोट बैंक है, अभी 3 पंजाब में बाई इलेक्शंस हुए हैं, खुशाब, डस्का, वजीराबाद, वो वोट बैंक अपनी जगह पर कायम है, हाँ, इंटैक्ट, ठीक है। और PK 63 जो है, सीटें आपकी थी जी, आप जो मर्जी कह लें, बात यह है कि इतनी बड़ी असॉल्ट के बावजूद, जो मीडिया असॉल्ट 2014 से जारी है मुस्लिम लीग नून के ऊपर, वो वोट बैंक अपनी जगह पर खड़ा है, बल्कि मार्जिनली एनहांस हुआ है। अगर आप PTI भी गेन की है, ठीक है जी, अब लेकिन गेन ठीक। अब इशू ये है, नहीं, उनका आर्गुमेंट ये है कि आपकी हुकूमत आपकी है, उसके बावजूद उनका वोट बैंक क्यों हुकूमत। और खैबर पख्तूनख्वा में तो 10 साल से इनकी हुकूमत है ना जी, हाँ, 8 साल हो गए मुकम्मल, तो 8 साल के बावजूद नौशहरा हार गए। तो आपकी थॉट है क्या कि आपका वोट बैंक खड़ा है फिर आगे? मेरी थॉट ये है कि वोट बैंक अपनी जगह पर खड़ा है, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, मरियम नवाज हो, जो लीडरशिप है वो मोहम्मद नवाज शरीफ की है। दूसरा ये है कि ये उसको इनहेरिट कौन करेगा, मेरा सवाल जी, वो इनहेरिट जो पार्टी के सदर शहबाज शरीफ हैं इस वक्त, उनके पास वो है। अब सुनो ना, पार्टी वो कह रहे थे अभी इरशाद आरिफ साहब के, देखिए मरीम नवाज हमारी वाइस प्रेसिडेंट है, अगर वो बात करती हैं वो भी उसका हिस्सा है हमारे नैरेटिव का। लेकिन अहम बात है कि प्लीज हमें ये लेक्चर मत दें कि कानून की हुक्मरानी के लिए शहबाज शरीफ, कानून की सुने, मैं जो कानून की हुक्मरानी की बात, चौधरी निसार साहब तो इनका मौका, मैं कह रहा हूं जो है 2023 के इलेक्शन से पहले आपका सियासी लीडर कौन होगा, मरियम होंगी या शहबाज होंगे या हमजा होंगे? जी, पार्टी के मुंतखब सदर जनाब शहबाज शरीफ हैं और वही होंगे इंशाअल्लाह। इरशाद आरिफ साहब, 2023 के इलेक्शन से पहले PMLN को लीड कौन करता नजर आता है आपको? देखिए, शहबाज शरीफ साहब करेंगे और मरीम नवाज साहबा उनके साथ होंगी, और दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात पैदा करेगा। ये बात जो है, क्योंकि अब अगले इलेक्शन में PTI को लोग नारों से नहीं परफॉर्मेंस से जांचेंगे, उसकी कारगुजारी की बुनियाद पर वोट मिलेगा। जबकि अपोजिशन हमेशा, जब वो अपोजिशन इलेक्शन में जाती है तो वो नारों के ज़ोर पर जाती है, वो नए नारे लगाती है और अपनी पुरानी बातें दोहराती है। अच्छा, हुकूमत के बताएं, इससे पहले मैं वली साहब की तरफ जाऊं, अब जबकि 2.5 बरस रहते हैं, हुकूमत को क्या करके दिखाना होगा पंजाब में अगर ये अपनी पब्लिक ओपिनियन को बढ़ाना चाहते हैं, उसको अपने साथ लगाना चाहते हैं, ये वोट बैंक को तो शगाफ पैदा करना चाहते हैं, क्या करके दिखाना होगा इमरान खान को पंजाब में? पंजाब में नंबर 1 महंगाई पर कंट्रोल करना होगा। बेरोज़गारी और महंगाई का इशू शदीद इशू है, और ये जो खुरम दस्तगीर साहब बात कर रहे हैं 3 नशिस्तें जीतने की, उसकी मैं समझता हूँ एक वजह ये थी कि महंगाई वहाँ बहुत बड़ा इशू बनाया गया था।
मैं ये समझता था कि महंगाई कोई इशू नहीं है, लेकिन पता ये चला कि नहीं, महंगाई एक इशू है। एक तो ये करना होगा। दूसरा ये है कि पार्टी पर जो गिरफ्त है यहाँ की क़यादत की, जो वज़ीर आला हैं बुज़दार साहब, उनकी गिरफ्त नहीं है। पार्टी डीमोरलाइज है पंजाब में। ये वलीद इकबाल साहब तस्लीम करें ना करें, इनका कारकुन जो हमें मिलता है, ख़ास तौर पर जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता की थी, उनकी यहाँ कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। यानी लीडरशिप जो है वो मौजूद नहीं है पंजाब में। इमरान खान साहब के पास तो हर आदमी की रसाई नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब जो अब एक क्लोजिंग कमेंट ले लेते हैं हुकूमत की तरफ से। आपने सुन लिया कि इरशाद आरिफ साहब कहते हैं कि महंगाई है, बेरोज़गारी है, पार्टी को तंजीम साजी चाहिए, और मिनिस्टर आपका जो है चीफ मिनिस्टर वो कोई स्पिरिट नहीं दे सकता, पार्टी को कोई देता नहीं है, स्पिरिट नहीं देता, एनर्जी नहीं देता। 3-4 इश्यूज हैं। आपके प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, इस पे तो पूरे एक अलग प्रोग्राम में गुफ्तगू करनी पड़ेगी। लेकिन आपने पूछा ना कि क्या करेगी पीटीआई। महंगाई का इशू दुनिया भर में और खिते भर में है, ये लोगों को नहीं बता पाएंगे ना, इधर लोगों को नहीं पता इस चीज़। नहीं, लेकिन जी मैं आपको अर्ज कर दूं कि जिस तरह से गहरी खाई से, एक पाताल से इकोनॉमी को निकाल के हमारी ये बताएंगे आप वोटर्स को, उसकी भी बड़ी एक लंबी फहरिस्त है। और उसके अलावा जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट का, और केपी में 5 साल बाद हम 2/3 मेजॉरिटी से आए थे ना। पंजाब में क्या करेंगे यार सुन लेना, 2.5 बरस में ये चीजें नहीं मालूम लोगों को इतनी, लेकिन वोटर्स ने वोट उधर भी दिया 18 में केपी में ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, जो पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम है, गुर्बत के इंसदाद का, समाजी तहफ़्फ़ुज़ का, जिसको वर्ल्ड बैंक ने भी, आलमी बैंक ने कल जिसको दाद दी, और दूसरा आपकी यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस। वो झूठ बोलते हैं, गलत कहते हैं। वो एक यूनिडायमेंशनल प्रोग्राम को मल्टी सेक्टरल प्रोग्राम बनाया, उसके 3 पहलू, जो उसकी रजिस्ट्रेशन, डिजिटाइजेशन, सारा कुछ अभी का है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़े जिसमें दाद दी है, वो सारा इस गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। सो ह्यूमन डेवलपमेंट एंड यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस। वक्त मेरा बिल्कुल खत्म हो गया। मेरे तीनों गेस्ट का बहुत शुक्रिया। ये तीनों अहम पर्सपेक्टिव आपने सुने, हुकूमत का भी आपने सुना, ऑपोजिशन का भी सुना, और एक इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव भी सुना। फैसला हमेशा की तरह आपका है। आज इतना ही, फिर आपसे कल मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।